राउट्स में अगेन गेट पोस्ट जनरल गेट पोस्ट ही हिट होते हैं ना। एपीआईज में हमारे पास 4-5 मेथड और मतलब गेट पोस्ट के अलावा वो पैच डिलीट ये भी है। इस वेब राउट्स में हमारे पास इन गेट पोस्ट ही होते हैं इन जनरल। बट हम लोग अपने वेब राउट्स फोटो पोस्ट के उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है और हमारे जो वेब राउट्स बनते हैं लेरावेल भी सपोर्ट करता है फुट पोस्ट फुट पैच वगैरह। तो आप वेब राउट्स भी ऐसे इन जनरल बना सकते हो। बट वेब राउट्स की जब बात हो रही है तो वो राउट्स होते हैं जो आप वेब में ओपन कर सकते हो, राइट। तो वेब में इन जनरल पोस्ट और गेट ही चलते हैं, गेट ही चलता है बेसिकली। तो वो उसको पोस्ट को ही रीड करके गेट पे ट्रांसफर करते हैं। पोस्ट में जो डेटा आ रहा है उसके बाद उसको गेट पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि फॉर्म सबमिट होता है, आप जो फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो जाता है पोस्ट में होके हम वहाँ पे उसको रिसीव कर लेते हैं डेटा को, और फिर उसको एक दूसरे राउट पे या वेब पे फॉरवर्ड कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो वो होता है। तो इन जनरल वेब ब्राउजर में जो भी यूआरएल खुल रहा है वो फाइनली गेट में ही चला जाता है, ताकि तभी होगा गेट मतलब एक HTML पेज बनेगा, क्रिएट होगा, जो सर्वर क्रिएट करेगा और वो उसको वहाँ रिटर्न करेगा। तो यही अगेन सेम फॉर्मेट होता है रिक्वेस्ट। यहाँ पे आएगा हमारे पास ये हो। तो ये इन जनरल एक भी उसमें फ्लो चलता है, हमारे पास डेटा ले आती है। फिर एक इसको थोड़ा सा मैं करीब ले आता हूँ इसको, ठीक है। फिर एक लेयर और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो ये एक्सटेंशन इसके साथ डील करता है। इसकी सपोज हमारा जो इनपुट लेयर है इसकी एक और कह लो कि सब्सिक्वेंट लेयर और इसका ये काम करती है, जो कि सर्वर साइड पे ही एग्जिस्ट करती है हमारे। और हम थर्ड पार्टी जो एंटिटीज़ हैं उनके साथ डील करते हैं। थर्ड पार्टी एंटिटीज जैसे कि कोई भी सोर्स हो गया, कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पेमेंट सर्विसेज इन जनरल जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो। इसके अलावा भी जैसे आज दिन में जब आदित्य बता रहा था कि जीरो इन्वॉइसिंग सर्विस है, वो इन्वॉइसिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। शिपिंग सर्विसेज होती हैं जहाँ पर जब हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो शिपिंग वाले होते हैं, तो वहाँ पर हम शिपिंग ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, एड्रेस एंड वो सब डाल सकते हैं, प्राइस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। वो भी एक है। अभी तक आप लोगों के सामने वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने शिपिंग को इंटीग्रेट नहीं करा है। और इस एक प्रोजेक्ट था hanfashion.com, उसकी वेबसाइट अगर चल रही है तो चली रही है। तो ये कुछ गड़बड़ चल रही है मेरे ख्याल से, डेटाबेस डाउन हो गया उनका। तो ये hanfashion है, उसके अंदर हम लोगों ने शिपिंग वाले चीज़ें भी डाउनलोड करी थी और इंस्टॉल इंटीग्रेट करी थी। आई थिंक व्यूअर में भी किया है विक्रम, हम लोग शिपिंग वाला किया था ना एक। विक्रम हेलो विक्रम। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। वो कमल वाले सिस्टम से म्यूट करो, उसमें से साउंड जा नहीं रही है उसमें से। हाँ, मैं यही कह रहा था कि व्यूअर में शिप इंजन इंटीग्रेट कर रखा हमने, है ना। हाँ तो उसमें भी शिपिंग, तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं या फिर सर्विसेज होती है उनको हम थर्ड पार्टी सर्विसेज या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐसे बोलते हैं। तो वैसे तो रन टाइम पे अगर हो रहा है कुछ तो वो डायरेक्ट डील होती है। तो मैं बस सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपके लिए ये अलग लेयर बना दी है जो आपको इन थर्ड पार्टीज से इंटीग्रेट करती है।
तो ये मल्टीपल भी हो सकती है एक टाइम पे, और एक टाइम पे एक ही हो सकती है, जैसे किसी किसी में सिर्फ पेमेंट ही है। तो ये इसके साथ एक तरह से यही प्रोसेसिंग लेयर है जो इनके साथ डील करती है। यहाँ से डेटा लेके आते हैं और अपने डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टोर करा देते हैं, या कुछ डेटा अपडेट करना होता है तो उनको थर्ड पार्टी को भी भेज देते हैं। मेरा माउस थोड़ा सा, ये इसके साथ डील करता है, ये प्रोसेसिंग लेयर है, तो इसको बोल सकते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लेयर। तो ये इन थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा। इसको सपोज इसको बोल देते हैं स्ट्राइप, तो बोल देते हैं शिप इंजन, जीरो। तो इनके साथ डील करेगा, कुछ डेटा फैच करके ला सकता है या अविट को अपडेट कर सकते हैं और फिर वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं। फिर अगेन जब भी यूज़र आएगा रिक्वेस्ट करेगा कुछ होता है, तो हो सकता है वो डायरेक्ट इस टाइप के साथ भी डील करना चाहे। हम लोग लॉजिक्स इसके साथ बिल्ड किए, साथ में हम लोगों ने थर्ड पार्टी को बताया कि आपको ये इस टाइप को इंटीग्रेट करना है, शिप इंजन से ये इंटीग्रेट करना है। तो ये इन जनरल एक हमारा आर्किटेक्चर बनता है जहाँ से यूज़र रिक्वेस्ट करता है, कुछ एक्शन या फिर एक्शन परफॉर्म करता है मोबाइल के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू। हम लोग उनको वेब राउट या वेब एपीआईज में उस रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, है ना, उनको ये वैलिडेट करते हैं कि सही है या नहीं वो रिक्वेस्ट, और डेटा प्रो और जो डेटा वो जो डेटा उसको चाहिए वो हम उसको प्रोसेस करके प्रिपेयर करके देते हैं। तो हमारा ये जो पूरी लेयर है सर्वर जो है वो हम लोग ये बैकएंड टेक्नोलॉजीज में रखते हैं। इसमें मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये होता है सिंपल HTML पेज हो सकता है, HTML CSS और JS बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एंगुलर हो सकता है, क्या हो सकता है, रिएक्ट, है ना। इसके अलावा जस्ट थोड़ा सा और व्यू देने के लिए ये जो लेयर है हमारी वो पावर BI भी हो सकती है। पावर BI भी हमारे हमसे रिक्वेस्ट, या तो पावर BI के अंदर जो बिल्डअप वो इन टेक्नोलॉजीज हैं वो है कि ये प्रोसेसिंग लेयर भी वो अपने में इंक्लूड कर सकता है फ्रंट एंड में, और वो डायरेक्ट हमारे DB से इंटरेक्ट कर सकता है। बट वो उसको पावर BI को सिर्फ डेटा चाहिए, तो या तो वो डेटा DB से लाके अपने पास हम प्रोसेसिंग लेयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं पावर BI के साथ ही, है ना। जैसे कि ये सिंपल है, जैसे कि मैं JS के अंदर ही प्रोसेस करने लग जाऊँ, मैं PHP में कुछ प्रोसेस नहीं करूँ, मैं जो भी डेटा है वो भेज दूँ फ्रंट एंड पे, और जो भी प्रोसेस करना है मैं JS में प्रोसेस करके दिखाऊँ, ये वैसा ही है। तो पावर BI की तो JS अपने आप में थोड़ी सी एक टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उसको जो डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके साथ क्लिक कर सकते हैं, उसको दूसरी एक से एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में पुश कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है वो हम JS में कर सकते हैं। सेम सिमिलर वे पावर BI में भी वो कर सकते हैं डेटा लाने के बाद।
दूसरा होता है कि पावर बीआई को सिर्फ प्रिपेयर डेटा प्रोवाइड करा दो, जैसे एपीआईज के थ्रू ऐप में प्रोवाइड कराया जाता है। हम सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है यूज़र को। यूज़र से सिर्फ हम इवेंट लेते हैं। इवेंट लेने का मतलब है इवेंट या थोड़ा बहुत जो इवेंट के साथ जो डेटा आया है वो उसको क्लिक करवा दिया, कुछ को अपडेट करवा दो, उसको करना है। या जैसे ये नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ वो उनकी ये जो लेयर है उस पर ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा। वो सिर्फ क्या करते हैं, जो उनके पास डेटाबेस स्ट्रक्चर है, उनके जो सर्वर्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है, जो मूवीज़ पड़ी हुई हैं, जो वीडियोस पड़े हुए हैं, वो उनको उठाते हैं, उसको उसको चंक्स में, स्ट्रीमिंग चंक्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रीमिंग चंक्स में भी यहाँ इस लेयर पे डिवाइड नहीं करते, जब यूज़र उसको रिक्वेस्ट करता है वो चंक्स में डिवाइड करना, और वो उसके क्वालिटीज़, डिफरेंट क्वालिटीज़ के चंक्स में डिवाइड करना, और मतलब हर क्वालिटी में पिक्चर को मेंटेन करना, वो सब जो है वो उनकी प्रोसेसिंग लेयर पहले ही करके एकदम प्रिपेयर करके, एकदम बना बनाया एक तरह से खाना है ना, वो रख देते हैं, और वहां से उठा के यूजर की रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करा देते हैं। वो होता है। तो उस जहाँ पर इस तरह की स्ट्रीमिंग वगैरह जो होती है, जहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी वो होता है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिंपल एपीआई लेयर एक्चुअली काम करती है। और उसको आप नोड के थ्रू बना लो, या किसी इसी तरह की टेक्नोलॉजी या जेंगो में बना लो, जहाँ पर कुछ आपको प्रोसेस नहीं करना, वो डेटा लाना है और स्ट्रीम कराते हुए कंटिन्यूस उस मोड के अंदर आपको वो रिले रिले करते हैं उसके अंदर। रिक्वेस्ट गई, आई, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आई, वो चेक करता रहता है कि कब तक डिवाइस ऑन है। जैसे ही डिवाइस बंद होता है या कुछ होता है, वो जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा और वो स्ट्रीम करना बंद कर देगा। इस तरह का होता है। वेब ब्राउज़र और इन सब में थोड़ा सा डिफरेंट वो है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर हमारा वेब ब्राउज़र और प्रोसेसिंग वाला काम है, तो हम फोकस करते हैं हमारी एपीआईज में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक डिप्लॉयमेंट है। हम मीडिया के साथ नहीं खेलते हैं, जो वीडियो हुआ या ऑडियो हुआ या इमेजेस हुई, हमारा उसकी तरफ प्रोसेसिंग में वो मीडिया प्रोसेसिंग इज़ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट। उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके लॉजिक्स अलग, उसके टूल्स और टेक्निक्स अलग हैं। और हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर ई कॉमर्स है बेसिकली। और हम तो हमारी लेयर रन टाइम पे भी प्रोसेस करती है, सिर्फ प्रोसेस करके रखती नहीं है ना। बट यूज़ केस पे बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, यूज़ केस पे डिपेंड भी करता है कब कौन सी चीज़ करनी है। बट जो आपको अब जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, ई कॉमर्स में जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें यही यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसमें कोई डाउट कहीं पे किसी को है ना? अच्छा, मैं इसमें ये कोई चीज़ लिख देता हूँ। हाँ, तो हमारा जो डेटाबेस है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ भी, बैकएंड टेक्नोलॉजी के साथ भी डेटाबेस थोड़े कंपेटेबल को देखते हुए उसको वही फॉलो करते हैं। जैसे नोड के साथ जब भी बात होती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसके साथ मोंगो ही फ्री रहता है, बट नोड माई सिक्वल और सिक्वल पोस्टग्रेस इनको भी सपोर्ट करता है। वैसे ही पीएचपी भी सिक्वल और पोस्टग्रेस इन सबको भी सपोर्ट करता है, बट हम जनरल जब देखते हैं तो जो कंपेटिबिलिटी है पीएचपी के साथ माई सिक्वल की ज़्यादा देखने को मिलती है। पाइथन में पोस्टग्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है, बट माई सिक्वल और सिक्वल दोनों, सिक्वल सर्वर दोनों ही आप बना सकते हो। जावा के साथ कई लोग और एक बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो जावा को लेती हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए, तो वो ओरेकल के साथ जाते हैं, क्योंकि उनका जावा जिस चीज़ के लिए जाता है वो हाई ड्यूटी परफॉर्मेंस के साथ जाता है। तो वहाँ पर ओरेकल ही इतना सारा बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट, मतलब MBs GBs के अंदर डेटा एक इनलाइन प्रोसेस करने के लिए कैपेबल होता है। तो वो एक बनता है। बट जनरली ये जो लेयर होती है हमारी, हम लोग कह लेंगे MySQL, पोस्टग्रेस कह सकते हैं, सिक्वल सर्वर कह सकते हैं, मोंगो कह सकते हैं, लेके चलते हैं। तो ये हमारे डेटाबेस लेयर्स होती हैं। तो हमने इसमें देख रहे हैं कि एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर ही फॉलो हो रहा है, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ कर रहे हो, है ना। और फ्रंट एंड पे जब भी आप देखोगे तो एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, चाहे आप रेगुलर जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर लो या एंगुलर यूज़ कर लो या रिएक्ट यूज़ कर लो।
है ना। एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं यूआई को एनहेंस करने के लिए। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हम लोग एजेक्स हिट कर रहे हैं, सर्वर पे एपीआई हिट कर रहे हैं, तो और फिर आने के बाद डिटेल को उसको शो कराना, तो इन चीज़ों को, तो एक्चुअली इनमें क्या हो रहा है कि डोम जो होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो बनता है हमारा, जो एचटीएमएल बन रही है, वो काफ़ी जल्दी जल्दी अगर वो चेंज हो रहा है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम एंगुलर और रिएक्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करें। जो हमारा, जैसा कि हम जो ई कॉमर्स करते हैं उसमें जो यूआई है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल नहीं रहा है। उसमें हम लोग बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंजेस आते हैं, तो जो कि टाइम, अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें, अगर यूज़र अगर 5 मिनट स्पेंड कर रहा है, तो उसके अंदर 8-10 ऐसे चेंज आएंगे जब यूआई एक्चुअली चेंज हो रहा है। सेम पेज की बात कर रहा हूँ, नेविगेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेम पेज पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। बट जब आप जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या इन सब पे जाओगे, तो एक्चुअली उनको जरूरत पड़ती है, हमको नहीं पता होता, हम अभी भी उसने ही एक्शन कर रहे होते हैं, 8-10 और स्क्रॉलिंग ही कर रहे होते हैं और कुछ तो करनी होता है। बट ये उनके क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्चुअली वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, तो उनको देखना होता है कि यूजर कब क्या एक्शन कर रहा है, और उसी के एक्शन पे उनको तुरंत सजेस्ट किया जाए नेक्स्ट फीड्स या नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइटम्स जो भी उनको देने हैं। तो वहाँ पर जो है वो डोम बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होता है। तो वो पर मिनट अगर देखा जाए, तो पर मिनट 10 बार अगर डोम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो डोम रिफ्रेश करने में उनको आसानी दे। तो तब हम जाते हैं रिएक्ट और एंगुलर के केस में। रिएक्ट और एंगुलर के यूज़र फ्रंट एंड साइड से भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जहाँ पर इनके कुछ इनबिल्ट यूआई बने हुए आते हैं, जिसको आप टेम्पलेट्स कह लो, जिनको जैसे हम लोग लेरावल में एडमिन पैनल के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, है ना। तो उनको टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो रेंडरिंग जो है, इनके अपने जो फीचर है उसमें रेंडरिंग काफ़ी फास्ट होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर डोम जैसे रिफ्रेश होना एक अलग बात है, और डोम के जो कंपोनेंट्स हैं वो तुरंत जल्दी जल्दी बनते हैं और जल्दी जल्दी उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, तब भी ये दोनों टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी काम आती हैं। और बाकी वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। जो भी है वो फाइनली जो कन्वर्ट होता है वो HTML में ही होता है, जो कि जिसको हम डोम बोल रहे हैं, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, सॉरी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये आर्किटेक्चर होता है। लास्ट टाइम जैसे कुछ जब से मैं टेस्टिंग के बारे में बता रहा था, तो हमारी टेस्टिंग जो है अगेन 3 लेयरिंग पे चलती है। एक प्रेजेंटेशन लेयर पे टेस्टिंग चलती है, जिसमें हम लोग यूआई टेस्ट करते हैं, जो हमको यूआई मिला होता है फिग्मा में या फिर XD के अंदर। तो हम एलिमेंट्स का अलाइनमेंट और वो सब चेक करते हैं कि वो पिक्सल परफेक्ट है कि नहीं। ज़्यादातर हम डेटा जो है दिख जाता है इसमें प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली यही रिजल्ट है। तो अगर किसी डेटा में कुछ गड़बड़ी होती है, तो हम उसको भी पकड़ लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर से। बट जो डेटा की इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, वो हमको API लेयर पर पकड़नी पड़ती है। इसको API टेस्टिंग बोलते हैं। तो API इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जो एप्लीकेशन हम फ्रंट एंड के लिए बनाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो इंटरफेस की जरूरत होती है, इसको API बोलते हैं। तो API प्रोग्रामिंग इंटरफेस के 3 वर्ड जो हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्लीकेशन जो हम लोग फ्रंट एंड के लिए बना रहे हैं, फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से देखो तो वही एप्लीकेशन है जो उसके ब्राउजर में, उसमें डेस्कटॉप में चल रही है। जैसे अभी हम लोग ये ड्रॉ IO चला रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक एप्लीकेशन है। तो अब मैं इसको यहाँ रन कर रहा हूँ, और इस एप्लीकेशन में जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको जो कोर स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो इंटरफेस यूज हो रही है, उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API बोलते हैं। API का मेन काम है, जो एप्लीकेशन जो डेटा मांग रही है, जो रिक्वेस्ट कर रही है, उसको रेस्पॉन्ड करना, उसको सही तरीके से डेटा देना, और अगर डेटा नहीं है तो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि ये डेटा नहीं है, या ये रिक्वेस्ट गलत है, या आपने ये जो भेजा है वो गलत है। तो इस तरह की चीज़ें। तो अगर तो हम API टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि डेटा का फॉर्मेट सही है और डेटा सही आ रहा हो, है ना। जो मांगा जा रहा है वही आए, जो यूज़र मांग रहा है उस यूज़र को उसी के हिसाब से डेटा मिले।
तो जैसे डिफरेंट यूजर्स हैं, लर्नर, एजुकेटर, है ना, दो दो डिफरेंट टाइप के यूजर हो गए, एक एडमिन भी हो गया, है ना, तो 3 यूजर हो गए। अगर 3 यूजर कुछ डेटा मांग रहे हैं तो वो उनके एक्सेस और उस रोल के हिसाब से डेटा मिलना चाहिए उनको। तो ये एपीआई टेस्टिंग में कवर होना चाहिए। तो डेटा सही है या गलत है वो एपीआई में कवर होना चाहिए। उस डेटा का जो पैकेट बन रहा है उसमें क्या जाना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे अगेन डेट का फॉर्मेट सही है कि गलत है, अमाउंट जो है वो कैसा आ रहा है, अमाउंट 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक सही कैलकुलेट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूजर ने 4 रुपए ट्रांसफर किए थे अपने वॉलेट से, वो दूसरे वॉलेट के में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तीसरे के में आए कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एपीआई में भी टेस्ट हो जाती हैं। हालांकि यूजर, क्योंकि हम इन जनरल हम लोग पर्सपेक्टिव एप्लीकेशन के बिहाफ से देखते हैं, यूजर के बिहाफ से देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन को रन करके भी चेक कर लेते हैं। बट वो एक अलग लेवल की टेस्टिंग है जहाँ पर कुछ लॉजिक फेल होने की चांसेस होते हैं। लेकिन डेटा की टेस्टिंग हम लोग एपीआई लेयर पे ही कर लेते हैं, है ना। फिर एक एक लेयर होती है डेटाबेस, एक डेटाबेस लेयर। तो वहाँ पे आप चेक करते हो कि जो डिटेल्स हैं वो सही फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं, यानी सही स्टोर हो रही हैं, यानी जब मैं अपडेट कमांड चला रहा हूँ तो वो वैसे ही अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है डिटेल्स। और जब मैं फैच कर रहा हूँ तो मुझे सही फॉर्मेट में, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि अगर मैं एक क्वेरी चला रहा हूँ जिसमें मेरे को लास्ट मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स अगर फाइंड करने हैं, तो मेरी एपीआई हो सकता है कि सही डेटा दिखाए, 10 प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 3 ही प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते होंगे तो मैं टॉप 10 फाइंड करूंगा तो वो तीनों ही आ जाएंगे, है ना। बट अगर 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट हैं, और टॉप 10 में फाइंड कर रहा हूँ, और पैकेट उनका डेटा, डेट फॉर्मेट, अमाउंट फॉर्मेट, है ना, और उनकी शॉप का नाम, उनके ब्रांड का नाम सब सही आ रहा है, उसमें कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। बट गड़बड़ कहाँ हो सकती है कि वो जो टॉप 10 हम फाइंड कर रहे हैं वो टॉप 10 वाकई में टॉप 10 है या कुछ गड़बड़ है ना, लोकेशन के हिसाब से सही है कि नहीं। मैं देख रहा हूँ टॉप 10 दिल्ली में, और हो सकता है टॉप 10 मुंबई के दिखा रहा हूँ, या टॉप 10 ओवरऑल इंडिया के दिखा रहा हूँ। तो वो एक बिजनेस डिसाइड करता है कि हमको जब टॉप 10 फाइंड कर रहे हैं तो उसका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, टॉप 10 का एक्चुअली मतलब क्या है। क्या वही आ रहे हैं और वही टॉप 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं जो अभी अवेलेबल है, क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अवेलेबल है या नहीं, ये लगानी है कि नहीं लगानी है कंडीशन। जो अवेलेबल हो वही टॉप 10 आए, है ना। अनअवेलेबल भी अनअवेलेबल देता हूँ मैं, तो उसमें जैसे 9 अनअवेलेबल है, तो यूजर के लिए क्या बेनिफिट है इसमें कि वो 10 फाइंड किए लेकिन टॉप 10 में से, लेकिन उसमें 9 तो अनअवेलेबल दिखा रहा है, एक ही अवेलेबल दिखा रहा है। तो इससे क्या यूजर पे इम्पेक्ट आएगा। तो बिजनेस बोलता है कि नहीं, मेरे को अवेलेबल ही टॉप 10 दिखाने हैं। तो हो सकता है 9 मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट थे बट वो अनअवेलेबल है, तो अब उनका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अब मेरे को 9 दूसरे फाइंड करने पड़ेंगे जो अवेलेबल है। तो इस तरह की जो लेयर है, जो लॉजिक्स हैं, वो आप डायरेक्ट डेटाबेस पे भी चेक कर सकते हो कि कब क्या आ रहा है। एपीआई तो खैर देगी, जैसे मैंने बताया, हमेशा उसके पीछे पहले वाली लेयर आपको वो डेटा दिखाएगी, उसमें भी टेस्टिंग कर सकते हो। बट इन जनरल आपको डेटाबेस एपीआई की टेस्टिंग में ज़्यादातर एपीआई को कवर कर लेना चाहिए, डेटा फॉर्मेट को, तो वो फ्रंट एंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। फ्रंट एंड पे सिर्फ फ्रंट एंड वाली चीज़ें चेक होनी चाहिए, यूज़र का इंटरेक्शन सही हो रहा है कि नहीं है, बटन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ तो नहीं है, नेविगेशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं बिखर तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आगे जाने का प्रोसेस नहीं मिल रहा है, बैक जाने का समझ में नहीं आ रहा कैसे जाए यूज़र के लिए वो। तो जो एक्सटी में जो कवर किया है यूज़र फ्लो, वो कवर होना चाहिए एप्लीकेशन पे। एपीआई में डेटा का वैलिडेशन कवर होना चाहिए, और डेटाबेस लेयर पे आपके लॉजिक जो क्वेरी है वो रन होनी चाहिए। वो उसके जो करेक्ट डेटा है, मतलब एपीआई टेस्टिंग जब आप करोगे तो पहले आप डेटा पे क्वेरी रन करके देखोगे कि यही 10 हैं और एपीआई भी वही रिटर्न कर रही है, तो आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों ही डेटा मैच हो रहा है, तो नाउ एपीआई इज वर्किंग। तो ये कंसेप्ट है इसमें, ये स्ट्रक्चर है। मैं इसको आपके साथ मैं इसको सेव कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, कहीं किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देंगी, आप इसको देख सकते हो। इन जनरल भी आपको मिल जाएगा इसको साइट, क्लाइंट साइड।
ये हुआ। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई पॉइंट क्लियर करना है मतलब ना सिर्फ इससे मतलब अभी जो बताया है ना सिर्फ उससे, कभी और किसी के मन में कोई सवाल हो जो अब पूछ लेना चाहिए तो आप पूछ लो। एक ना एपीआई टेस्टिंग का रहता है सर हमेशा, एपीआई टेस्टिंग हमेशा डेवलपर एंड पे रहती है, बट हाँ क्या हमेशा डेवलपर एंड पे रहनी चाहिए, क्योंकि जो एपीआई का जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ डेवलपर के बीच में ही होता है, इसमें कोई और बीच में आता नहीं है। इन ऐसा देखो, डेवलपर के लेवल पे हम लोगों ने किया है ना, हम हमेशा करते हैं, बट वो जो टेस्टिंग आप कर रहे हो ना वो एक्चुअली एपीआई टेस्टिंग नहीं है, वो एक्चुअली यूनिट टेस्टिंग है। वो यूनिट टेस्टिंग है, हाँ। तो जहाँ जब आप डेवलप करते करते बस ये चेक कर लेते हो भाई, विदाउट टेस्टिंग तो मैं एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिख सकता, मेरे को चेक अल्टीमेटली चेक तो करनी पड़ेगी कि वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, राइट। तो अगर मैंने एपीआई बनाई है तो मैं एक बार चला के तो देखूंगा ही कि वो सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड है। तो वो जो टेस्टिंग है वो एक्चुअली यूनिट टेस्टिंग है। और क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, इतना बड़ा फैला हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम लोग ये करके चलते हैं कि डेवलपर ने अपने एंड पे टेस्ट कर लिया है तो चीज़ें ठीक ही होंगी, अब उसको फ्रंट एंड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ले सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी तक जो हम एपीआई बना रहे हैं वो हम अपने ही यूज़ के लिए बना रहे हैं, मतलब अपनी ही एप्लीकेशन यूज़ कर रही है उसको, हम उसको थर्ड पार्टी के लिए नहीं दे रहे हैं, जैसे शिप इंजन ने दी हुई है, जैसे जीरो ने दी हुई है, जैसे स्ट्राइप ने दी हुई है, राइट। तो जब हम थर्ड पार्टी के लिए अपनी एपीआई कोई ओपन करेंगे, राइट, तब हमें एक वैसे ही टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी जैसे हम लोग अभी यूआई की टेस्टिंग करते हैं, जो कीर्ति कर रही है या विशाल कर रहा है। तो मतलब जब फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग सबमिट करने वाले हैं यूजर को, जो लाइव यूजर यूज करने वाले हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो उसके लिए डेडिकेटेड टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग थर्ड पार्टी ओपन करेंगे एज अ थर्ड पार्टी किसी दूसरे को अपना डेटाबेस देने, अपने डेटाबेस या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तब हमें उसकी टेस्टिंग की बहुत थॉरोली ज़रूरत पड़ेगी, टेस्टिंग होनी चाहिए भी। फिर दूसरी बात आती है कि अब तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एपीआई की टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कवर क्या क्या हो। तो ये जो चीज़ है एपीआई टेस्टिंग, ये हमारे लिए अभी हमारे स्केलअप एलआई के लिए नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें अभी शुरू में कुछ चीज़ें पहले कीर्ति ने की थी, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन किया है। और इन जनरल क्या होता है कि जो फॉर्म एपीआई बना रहा होता है ना, वही फॉर्म उसको यूज़ कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रही है, जैसे दीपांशु एपीआई बना रहा है और सपना यूज़ कर रही है, तो उनके बीच में क्या है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है, हैंडशेक है कि हाँ यार तुम ये वाली की भेज देना, मुझे ये वाली की मिल जाएगी, है ना। तो और मैं इस की यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही सपना को लगा नहीं मुझे ये की भी चाहिए तो दीपांशु ऐड कर देगा, दीपांशु को लगा मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ, इसको हैंडल कर लेना, तो सपना हैंडल कर लेना। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एकदम क्लोज एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा स्कोप खुलता नहीं है एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग का स्कोप जब बहुत बड़ा होगा, जब हम लोग एक तो एपीआई बहुत सारी हों, फंक्शनलिटीज़ बहुत सारी हों, और उनमें भी कांस्टेंट हमारा प्रोडक्ट अगर डेवलप होता रहता है तो एपीआईज में भी कांस्टेंट चेंज आते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने नया फीचर डाला तो यूआई में चेंज आया और उसमें चेंज हुआ तो वैसी टेस्टिंग हो रही है, वैसे ही एपीआई में टेस्टिंग होती है। एपीआई टेस्टिंग से थोड़ा सा हमें अलग इसलिए फील कर रहे हैं, जस्ट अभी थोड़ा सा फील कर रहे हैं क्योंकि अभी लोग हमने ऐसे की नहीं है, बट अब जैसे जैसे करने लगेंगे वैसे हमको पता चलेगा एपीआई टेस्टिंग, क्योंकि अभी हम पोस्टमैन में मूव करेंगे। तो एपीआई टेस्टिंग में बेसिकली वही टेस्टिंग है जो हम लोग एप्लीकेशन वेब ब्राउजर में ऐप में कर रहे हैं, जस्ट कि हमारे पास कोई यूआई नहीं, हमको सिर्फ चेक करना है कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये है। तो इसमें विशाल ने स्टार्ट किया है, बिंग गूगल की एपीआई टेस्ट की हैं, है ना। और विशाल बताएगा किस तरह के मैं अभी जब हम पोस्टमैन की बात करेंगे तब हम थोड़ा सा कोई भी डिस्कस करेंगे विशाल ने किस तरह के इश्यूज निकाले, तब मैं उन इश्यूज के एग्जांपल को देते हुए मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँगा इस बात को। ठीक है, और कोई बात, और कोई पॉइंट, और कोई सवाल किसी का? एक ना एपीआई में आई थिंक हम लोग भी मिस्टेक करते हैं, शायद मैं ही करता हूँ। हम्म एपीआई में जैसे कोई एरर आती है लाइक 500
की एरर आ रही है, इंटरनल सर्वर एरर की। हाँ तो एचटीटीपी स्टेटस में भेजता हूँ 200 ही भेजता हूँ, हालांकि स्टेटस में जो अपना ऑब्जेक्ट बना के भेजता हूँ उसमें तो फॉल्स भेजता हूँ और हम्म, मैसेज के साथ, बट जो एचटीटीपी स्टेटस उसमें 200 भेजता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ट्राई कैश में हैंडल कर रखा तो 500 जा नहीं पाता वो। उस केस में क्या करना चाहिए, मतलब वो सही है या फिर 500 ही भेजना सही है? क्योंकि अब मैं तो अपने एंड से सोचता हूँ मोस्टली, क्योंकि मैंने ही एपीआई इंटीग्रेट की होती है, राइट। वो मेरे हिसाब से तो सही है कि मतलब मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ, बट तो देखो और आप अगर एपीआई देखोगे ना, जैसे हम लोग देखें कल कौन सी बात करते हैं, ट्रू मेल। ट्रू मेल एपीआई, आप जब भी एपीआई को देखो ना तो कई सारी चीजें तो हैं इसके अंदर। जैसे ये बताता है ऑथेंटिकेशन, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन समझ लेना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। लेकिन आप देखोगे इसने एरर हैंडलिंग भी एक्सप्लेन की हुई है। हाँ तो इन्होंने क्या बताया है, तो एक एक वर्ल्ड वाइड एक कन्वेंशन है कि 400 की रेंज है, मतलब देयर इज समथिंग रिसोर्सेज मिसिंग, 404, 401, 402, है ना। 404 इज पेज नॉट फाउंड, हमको सबको पता है। 500 इज समथिंग विच, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया सर्वर के ऊपर, है ना। और लेकिन सर्वर ने उसको मतलब ले तो लिया, और एक्सेप्शन आ गया, तब हम 500 रेज कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया है। बट एक्सेप्शन एक्चुअली 500 वाली रेंज में गिरता है, कोई भी एक्सेप्शन अगर होता है, मतलब सर्वर पे कभी भी अनएक्सपेक्टेड कोई कंडीशन आकर होगी, सिचुएशन आएगी, तो हम उसको 500 की रेंज में भेज देंगे। तो इन्होंने क्या किया है, 4xx को डिफाइन किया है एज अ लेवल एरर कोड इंडिकेट समथिंग इज रॉन्ग विद द रिक्वेस्ट, और रिकमेंडेशन इज टू डबल चेक द रिक्वेस्ट फॉर एनी टाइपोस। अब इसने 400 को असाइन किया है कि इसमें रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ है, ना कि ये, ना इसने ये नहीं बोला कि कुछ रिसोर्स मिसिंग है जो आप ढूंढ रहे हो। मैंने एक कस्टमर आईडी डाली, है ना, कस्टमर आईडी 101, अभी कस्टमर आईडी 101 एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज वो डिलीट हो चुकी है ना, तो उस केस में इसको 404 बोलना चाहिए ना, या 400 का कोई 402 या 403 बोलना चाहिए था। बट इसने 400 वाली रेंज को डिफाइन कैसे किया है कि आपकी रिक्वेस्ट, और 500 वाले का एरर को इंडिकेट समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन आवर एंड। उसने बोला कि हमारे एंड पे कुछ गड़बड़ होगी, मतलब रिक्वेस्ट आपके एंड पे गड़बड़ है, आपकी रिक्वेस्ट में गड़बड़ है तो 400 एरर आएगा, हमारे एंड पे कुछ गड़बड़ फटा है तो हम 500 एरर करेंगे। तो इसने क्या किया, इस चीज को अपने एंड पे डिफाइन कर लिया। इसी तरह से जो एरर कोड्स होते हैं वो हम लोग डिफाइन अपने एंड पे कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं थर्ड पार्टी को, मतलब जो भी जनरल यूजर है, तो तब तक ठीक है। आप 200 भी दे रहे हो लेकिन स्टेटस फॉल्स दे रहे हो और 200 के अंदर वो बता रहे हो, तो वो ठीक। बट अब हर केस के अंदर 200 भेजोगे ना, तो हो सकता है फ्रंट एंड सिर्फ जो यूज कर रहा है वो सिर्फ 200 पे चेक लगा रहा है, तो वहां पे क्या है, 200 के साथ साथ उसको स्टेटस पे भी चेक लगाना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या है, एपीआई में आप डिफरेंट स्टेटसेस भेजते हो, 400 भेजोगे, 500 भेजोगे, 300 में भेजोगे, है ना, और 200 में भेजोगे, तो मतलब 200 इज समथिंग, रिक्वेस्ट सही थी, सब सही है, बट हमको डेटा नहीं मिला या डेटा मिला है, तो ये 201 हो गया, तो कहने का मतलब आपकी रिक्वेस्ट भी सही थी, हम लोगों ने प्रोसेस भी सही कर लिया, बट फॉर सम रीजन मैं आपको डेटा रिटर्न नहीं कर सकता। सम रीजन 201 को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो सम रीजन का मतलब हो सकता है कि एक्सेस डिनाइड हो गया, या उस चीज जो आप डिटेल मांग रहे हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर अभी आपको वो आप आपकी जो एपीआई की है या जो आपका यूजर रोल है वो उसके लिए सही नहीं है, तो मैंने 2201 कर दिया। मतलब रिसोर्स भी है, रिक्वेस्ट भी ऐसा सही है, बट आप जो जो भेज रहे हो, जो आप आपका जो यूजर है जो लेने की कोशिश कर रहा है वो उसके लिए मतलब करेक्ट रोल नहीं। इस तरह के जो हम स्टेटस स्कोर के साथ वैसे ही है, जैसे हम लोग एक मार्क दे रहे हैं, मतलब एक टैग लगा देते हैं कि भाई ये इस चीज का है, ये इस चीज का है, ये इस चीज का है, सिंपल वही, राइट। और इसमें आता है, जैसे मैं कर रहा था, लेरावेल के अंदर आप ये भेज सकते हो, आपने जेसन कोड किया, आपने रेस्पॉन्स किया, आपने स्टेटस 2 भेज दिया, सक्सेस भेज दिया, और आपने जो रिक्वेस्ट कोड है वो 200 सेट कर दिया,
आप इसी को अगर कुछ और गिर जाता है, एक्सेप्शन अगर होता है, पूरा रख के पेज में फिर कुछ हाँ, तो आप इसको भी कर सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो ये 404, 403, है ना, इसको इसको बोल दिया फॉल्स, मैसेज मैसेज नॉट फाउंड। मैसेज नॉट फाउंड, डेटा में कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो null हो जाएगा। तो एक ये हो गया। जब एक्सेप्शन वगैरह होते हैं, एक्सेप्शन हो जाता है तो आप बोल सकते हो ठीक, एक्सेप्शन अगर हो गई 501 या सिर्फ 500, यहाँ पे डाल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने ग्लोबल फंक्शन बना तो रखा है इसको स्टेटस को चेंज करने के लिए। कहीं से कोई भी स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं। यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर अगर आप यूज़ करना चाहते हो प्रॉपर, अगर आप सिर्फ एपीआई बना रहे हो ना, तो आप हमेशा इसको यूज़ करो, इस वाले स्टेटमेंट को रिटर्न में कर रहे हो रेस्पॉन्स जेसन आप रिटर्न। वैसे एपीआई में अगर आप जेसन डिफाइन कर देते हो तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिटर्न करोगे डेटा तो वो ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट करके भेजेगा। बट ये जो लेयर है वो आपको बताती है कि आप कौन सा एरर कोड भेज रहे हो। तो आप फ्रंट एंड जो है वो एरर कोड के हिसाब से अपने एंड पे चेक लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लगाया है ये रहा। तो मैंने तो इसमें मैंने क्या किया, जो मेरी कल रिक्वेस्ट से आएगा ना रिस्पॉन्स, तो मैं 200 आएगा तो मैं ये करूँगा, 401 आएगा तो, क्योंकि ये 401 है, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। 401 रिप्रेजेंटिंग टोकन एक्सपायर हो गया बुलहॉन का। तो अब मैं तो इसका मतलब है कि मेरे लिए देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, टोकन एक्सपायर वाला, है ना। अगर तो 400 आया है तो मैं मान लो कि कुछ तो गड़बड़ होगी, अब तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं, तो मैंने रेस्टोरेंट को प्रिंट करा दिया। और इन जनरल कुछ और आता है तो वो मुझे हैंडल करने की ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। तो 2-3 जो मेरे पास जो रेस्पॉन्स कोड आ रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से कुछ हैंडल कर लिया। कोई और भी होता है जो मैं इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, है ना, एरर हैंडलिंग को समझता हूँ, और उसको, तो मेरे लिए एपीआई में हमेशा 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेटा तो कैसे ना कैसे करके आ जाता है, उसमें कोई इशू ही नहीं है, आप क्वेरी करोगे आ जाएगा। बट ऑथेंटिकेशन और एरर हैंडलिंग, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्मार्ट कोडर के, जो इसको चाहिए कि वो पढ़े और समझे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है मुझे, है ना, और एक एरर हैंडलिंग कैसे करनी है जब जितना आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको कोड को कैसे हैंडल करना है। ये जो इफ एंड एल्स है, बस यही पे सब फाइनल हो जाता है कि आपका कोड कैसे रन करोगे, इनडेफिनेट लूप में ना घुस जाए। तो वो यहीं पे काम करता है। क्या अब मेरे को चाहिए कि इस पॉइंट पे प्रोसेस खत्म ही हो जाना चाहिए, मैं इसको यहाँ ट्राई कर दूँगा, या फिर यहाँ से रिटर्न ऐसा कुछ करा दूंगा जो जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ रिटर्न वहाँ डाई कर दूंगा एरर प्रॉम्प्ट करके। अगर मुझे इसको वहाँ किसी रेस्पॉन्स को, यूजर को रेस्पॉन्स देना, तो वहाँ भेज दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, या फिर जो भी उसको सजेशन देना होगा कि आप ऐसा करो। ये चीज़ें हैं। अब क्विकली आते हैं पोस्टमैन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक एक करके बताओ पोस्टमैन में किस किस को क्या क्या दिक्कत है, ताकि जो जो दिक्कत है मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा बिल्ड करूँ। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ बताओ। सर आवाज़ आ रही मेरी? हाँ। सर ये जो बैकएंड पे काम होता है, एपीआईज वगैरह बनती हैं, ये मतलब जितनी कई सारी एपीआईज बनती हैं, इन सब का डाटा एक डाटाबेस सर्वर पे स्टोर होता है। राइट। तो सर क्या कोई इसमें बैकअप सर्वर भी होता है, मतलब बैकअप की कोई चीज़ होती है रिलेटेड समथिंग? तो आप यहाँ इस चीज़ की बात कर रहे हो, राइट? अभी हम लोगों ने डिस्कस की। अगर मैं एपीआई से रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो मेरा ये डेटाबेस है, जैसे मैं तो जो मैंने शुरू में बताया, अभी
डीबी जो लेयर है, मैं सिर्फ इसको डीबी बोल रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेयर है। तो जैसे-जैसे हमारा एप्लीकेशन बढ़ती जाती है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। आपने आपने इंडिया में खोला है, तो आप इंडिया के में देख रहे हो उसको। कोई उसको ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहा है, कोई उसको यूएस में भी देख रहा है, कोई उसको यूके में भी देख रहा है, राइट? तो अब वो डेटा को डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको डेटा दिया जा रहा है, उसको उसकी जो भी वो मूवी देखना चाह रहा है, उसको स्ट्रीम करना चालू कर रहा है। ठीक है? अब एक होता है डेटाबेस की कॉपी करना और एक होता है सर्वर ऑल टुगेदर डिफरेंट पोजीशंस डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टेब्लिश करना। तो नेटफ्लिक्स के सर्वर या अमेज़न जो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सर्विस कंपनी है, जो सबको इंस्टेंसेस और ये वर्चुअल होस्ट और ये तमाम तरह के डेटाबेस और दूसरी सर्विसेज लैम्बडा वगैरह सब प्रोवाइड कर रही है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कर रही है, तो उनके सर्वर्स हैं बहुत सारी जगह। डेटाबेस के केस में भी ऐसा होता है कि आप डेटाबेसेस को भी डिफरेंट लोकेशन पे कर सकते हो और उस लोकेशन पे दूसरी लोकेशंस का जो डेटा है उसको उसको ना रख के सिर्फ अपनी लोकेशन पे करो। जैसे सपोज नेटफ्लिक्स का ऑफिस मुंबई में है, और तो वो क्या है कि अब इंडियन कॉन्टिनेंट में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब में क्या देखा जाता है ज़्यादातर उनकी मूवीज, उनको पहले इस डेटाबेस में स्टोर करने का। फिर अब ये तो होता है कि एक डेटाबेस सर्वर हब बना लिया मैंने और वहाँ सारी डेटा डाल दिया, और अगर मैं किसी ऑस्ट्रेलियन उसको करता हूँ रिक्वेस्ट, तो वो ये जो मुंबई वाला सर्वर है वो अपने वाले डीबी पे अगर नहीं फाइंड करता, तो वो देखेगा कि कौन से सर्वर में मिलेंगे। तो उनके पास कुछ एक इंडेक्सेस भी बने हुए हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि ये डीबी है, अगर मान लो यही फॉर सम रीजन डाउन हो गया, तो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो इसकी कॉपीज भी बनती हैं। तो आप इसको फॉल बैक कह सकते हो, या सेकेंडरी डीबी कह सकते हो, या रीड रेप्लिका कह सकते हो। और दूसरे जैसे अब जीरो है, जीरो भी वर्ल्ड वाइड यूज होता है सिस्टम, स्ट्राइव वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो उसका अब हमारे जो यूजर्स हैं उसका डेटा भी है, बहुत सारे टेस्ट डेटा भी है, लाइव डेटा भी है, बहुत सारे डेटा है। तो अगर उनका एक सर्वर डाउन हो गया या एक डीबी डाउन हो गया तो क्या करना। तो इसके लिए रीड रेप्लिकास, अपडेट और क्या कहते हैं स्टेजिंग, और काफ़ी सारे बैकअप फॉल बैक्स होते हैं, तो वो बना के रखते हैं। इन जनरल हम एक ही रखते हैं हमारा डेटाबेस अगर देखा जाए तो, बट हमारे पास बैकअप होते हैं। तो अगर कुछ गिरता है तो हम बैकअप रिस्टोर करते हैं। तो क्योंकि हमारी छोटी एप्लीकेशन होती है तो हम बैकअप के साथ जाते हैं। मतलब सिर्फ बैकअप रख लिया अपने पास किसी पुरानी डेट का और वो स्टोर करा लिया। बट हाँ, ये होता है कि लाइव यूजर्स का डेटा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैकअप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसको जो है वो फास्ट कर लेते हैं। मतलब हर दिन 4 बैकअप लिए जा रहे हैं, हो सकता है अगर लॉस होगा भी कुछ तो हमारे पास वो शायद उस 6 घंटे में जो डेटा है शायद वो लॉस हो जाए, बट हमारे पास फिर भी बहुत सारा डेटा बचा रहे। इसी फ्रीक्वेंसी को आरली भी कर सकते हो आप, आरली बैकअप लिए जा रहे हैं, है ना। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि आपको सब टेबल्स के बैकअप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ टेबल्स के बैकअप चाहिए। जैसे यूज़र रिलेटेड डिटेल्स अगर अपडेट हो रही है, पेमेंट्स रिलेटेड डिटेल कुछ अपडेट हो रही है, या ऐसे ही कुछ क्रूशियल डेटा जो एकदम ट्रूथ डेटा है जिसका लॉस होना इज जस्ट लाइक बिजनेस लॉस होना, आप क्या जवाब दोगे यूजर्स को। तो आप सिर्फ उन टेबल्स को भी बैकअप रख सकते हो, और उनका बैकअप आप हमेशा सिंक कर। दो तरीके होते हैं बैकअप रहने का, या तो इसकी कॉपी बना के रखते रहो अपने पास, है ना, हर हाफ एन आवर, हर 15 मिनट में, या आप एक सब्सिक्वेंट एक ऑल टुगेदर एक डीबी नया बनाते हो और उसको हर 15 मिनट में सिंक करते रहते हो। तो आपके पास एक कॉपी एक ही होती है, बट आप उसको वो अपडेटेड रहती है। तो जैसे ही अगर ये पहला वाला डीबी गिर जाता है या कुछ हो जाता है इसको, तो आप तुरंत बैकअप वाला जो डीबी है उसको उससे कनेक्ट कर देते हो, और फिर बैकअप के डीबी को रिप्लेस कर देते हो एक नए बैकअप डीबी से। तो ये काफ़ी सारा एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अगेन वो है कितनी बड़ी एप्लीकेशन है आपकी, कहाँ का रन हो रही है, तो लोकेशन वाइज आपके सर्वर मेंटेन होते हैं, डेटाबेस मेंटेन होते हैं। अगर आप एक ही सर्वर पे है तो इस तरह से बैकअप मेंटेन करके चलते हैं। हुआ कुछ क्लियर? यस सर। सर बेसिकली जो हम एपीआई हिट करते हैं फ्रंट एंड वाले हम, तो क्या यही होता है कि जो बैकएंड वालों ने जो
डाटा स्टोर कर रखा है एक डाटाबेस सर्वर में जहाँ होगा, तो वो एपीआई हिट होने के बाद वहाँ से डाटा जैसे हम गेट करते हैं तो डाटा वो डाटाबेस सर्वर से आता है। तो सब ये मतलब ऐसे ही कनेक्शन है ना सर? राइट, ऐसे ही है। मतलब जैसे मैंने इस आर्किटेक्चर में बनाया, रिक्वेस्ट गई, हाँ एपीआई लेयर को हिट की, एपीआई ने सर्वर को बताया, है ना, सर्वर ने रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया, है ना, फिर कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्स को डीबी से उठाया, यूजर्स का डेटा टेबल है या पेमेंट्स का टेबल है या यूजर्स के डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, वो डेटाबेस से फैच किया, फिर अगेन उस डेटा को थोड़ा सा फिल्टर किया या प्रोसेस किया या थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, उसको कुछ करना है तो, अदरवाइज आपको जैसा डेटा आया वैसा का वैसा ही रिक्वेस्ट में आप एपीआई को रिटर्न करते हो और वो फ्रंट एंड को मिल जाता है। यही फ्लो है। तो सर क्या हम ये डाटाबेस सर्वर खरीदते हैं मतलब स्पेसेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल से, मतलब ये कैसे, मतलब जैसे हमने कोई एलसीएन ऐप या फिर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो क्या हमने डाटाबेस स्पेस कैसे मतलब क्या खरीदी है, परचेज की है, मतलब कहाँ से ऐसा कुछ? राइट, तो इन जनरल हम, होता क्या है कि दो सर्वर्स भी क्या है कि एक तो होता है हार्डवेयर सर्वर्स, मतलब सर्वर आप मेंटेन कर सकते हैं अपने सर्वर फैसिलिटी को, आपके मतलब रन टाइम पे सर्वर्स चल रहे हैं, मतलब एक तरह से सीपीयू चल रहा है आपका, जो लोकल जैसे मशीन होती है, आपका कंप्यूटर है या आपका डेस्कटॉप है, इस मेरा जो लैपटॉप है इसके अंदर एक मशीन चल रही है, वही मेरा सर्वर है, जो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पे कलर कर रहा हूँ तो ये ऐप ओपन कर रहा है, राइट, तो ये एक तरह से सर्वर की तरह ही है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए हम लोगों ने बड़े बड़े सर्वर्स स्टेशन एस्टेब्लिश किए, फिर ये जो बड़े बिजनेसमैन है, AWS हुआ, एजूर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, इन लोगों ने जाना कि बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो आगे वाले टाइम में ये जो सर्वर्स की जरूरत करेंगे, अपने अपने बिजनेसेस चलाएंगे, बहुत छोटे से लेकर मीडियम साइज के लेके, तो उन्होंने क्या किया, इन सर्विसेज को वर्चुअली यानी कि क्लाउड पे होस्ट किया, इसको बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने क्या किया, वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करने चालू किए। तो ये जो हमारी एपीआई है, फॉर एग्जांपल ये हमारी आईपी चल रही है, तो उन्होंने क्या हुआ, ये बेचना चालू किया। तो हमारा आईपी है ये 18169, ये एक्चुअली एक इंस्टेंस, सर्वर इंस्टेंस है, वर्चुअल इंस्टेंस है जो 1 GB का रैम रखता है, और हमारा या 2 GB का रैम रखता है, या कितने भी जीबी जितना हम लोग उनसे मांगते हैं, और वो हमको बिल करते हैं। तो ये ऐसे ही एक बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग में एक आपको किराए पे एक छोटा सा घर चाहिए, छोटा सा मकान चाहिए रहने के लिए या अपने अपने सामान को रखने के लिए, होस्ट करने के लिए सर्विस। तो हम लोगों ने हम ज़्यादातर जो सर्वर्स लिए हुए हैं वो AWS पे लिए हुए हैं। जैसे आप एलसीएन की बात कर रहे हो, तो एलसीएन में हमारा जो बैकएंड सर्वर है वो AWS EC2 इंस्टेंस है, जहाँ पर हम टॉमकैट रन कर रहे हैं, टॉमकैट सर्वर। अब सर्वर जो होती है उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो सर्वर इज समथिंग, वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रेस्पॉन्ड करता है ना। अब ये सर्वर कहाँ रखा हुआ है, वो एक मशीन होती है, तो उस मशीन को बोलते हैं हमारा इंस्टेंस, जहाँ पर वो रन कर रहे हैं। और फिर उस इंस्टेंस पहले तो मशीन रनिंग होनी चाहिए, फिर मशीन में आपका सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो सर्वर आप मशीन पे, रिक्वेस्ट मशीन पे जाएगी एड्रेस पे फिर अंदर वो जो भी प्रोसेस हो रहा है पूरे ऐसा ही है जैसे कि आप अपना ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो स्विगी समथिंग जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है फूड फैसिलिटी, जोमेटो इज समथिंग वो प्रोवाइड फैसिलिटीज कर रहा है ना। और उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, फिर उस रेस्टोरेंट पे आप टारगेट करते हैं, रेस्टोरेंट की फिजिकल जो लोकेशन किचन है वो हमको पता नहीं कहाँ पर है ना। तो वैसे ही तो स्विगी ने वो लेयर बना दिया हमारे, वैसे ही जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेजोन ने हमारे लिए एक लेयर बना दिया, हम उसने वो फैसिलिटेट कर रखा है कि कहाँ पर है। तो जो हार्डवेयर एक्चुअल जो सर्वर्स हैं, हार्डवेयर सर्वर्स, वो कहाँ पे हमको नहीं पता, बट वो हालांकि रीजन्स हैं, जैसे कि मैं आपको बोला हूँ तो उनके रीजन्स होते हैं अपने डिफरेंट। तो उनके रीजनल सर्वर्स होते हैं, जैसे मुंबई रीजन है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पर क्लाइंट है वहाँ उनके सर्वर के रीजन्स में एक्सेस करें। तो ये रीजन्स एक्चुअली सर्वर प्लेसेस है जहाँ पर फिजिकली सर्वर रखे हुए, तो हम वो रीजन चूज करते हैं। तो हमारा जो मशीन्स जो हमारी जो सर्विसेज रन कर रही है, राउट 3 रन कर रहा है, क्लाउड वॉच कर रहा है,
RDS रन कर रहा है या इलास्टिक बीम रन कर रहा है या EC2 इंस्टेंसी रन कर रहा है, तो वो सारे जो इस हम लोग डिप्लॉय करेंगे वो इस वाले लोकेशन के सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे। तो उसने क्या किया, हमको बड़े एक सर्वर का छोटा सा हिस्सा दे दिया है किराए पे, और हम फिर वो हमको उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? फिर परमानेंट होता है मतलब जो हमें स्पेस मिलती है? नहीं, वो परमानेंट नहीं होता। वो जब तक आप जब तक आप पे कर रहे हो, जब तक आपको जरूरत है तब तक वो देगा आपको। तो नहीं सर क्या देगा तो तो सर क्या बैकएंड पे ऐसा कुछ कोड होता है जैसे मतलब ये तो एक वो तरह हुआ स्पेस हुई, तो इसमें जैसा चाहे वैसा डाटा मतलब जैसे अगर 15 से 20 APIs हैं तो सब में अलग अलग स्ट्रक्चर से डाटा मतलब अलग अलग डाटा मतलब अलग अलग टाइप्स के होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा सबका। तो ये क्या बैकएंड से कुछ ऐसा कोड होता है कि कैसे डाटा मतलब वहाँ स्टोर हो, मतलब किस टाइप से, मतलब ऐसा कुछ? देखो, डेटा हमेशा अगर वैसे देखा जाए तो डेटा सिर्फ एक ही फॉर्मेट में स्टोर होता है, वो है आपके 0 और 1 में। उसको डिफरेंट लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करके रखते हैं हम लोग। तो डेटाबेस जो सर्वर्स होते हैं, MySQL हुआ, RD है ना, या SQL सर्वर हुआ, वो अपने ढंग से उनको स्टोर करके रखते हैं। वो हमको एक इंटरफेस लेयर देता है जिसको हम लोग SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम लोग करते हैं कि वो उस क्वेरी को प्रोसेस करके डेटा लेके आएगा जो हमको जिस स्टोर में करना है, जैसा हम लोगों ने स्टोर कराया वैसा हमको मिल जाएगा, है ना। फिर सर्वर जो होते हैं जो रिक्वेस्ट डेटाबेस के साथ प्रोसेस करते हैं, फिर वो एक और लेयर ऐड करते हैं, फिर वो हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं कि इसको ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो, इस की को इससे रिप्लेस कर दो, उसको इस डेट फॉर्मेट को इसमें रिप्लेस कर दो। तो वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, जावा हुआ, PHP हुआ, ये नोड हुआ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसको प्रोग्रामर्स कोड करते हैं कि ऐसे ऐसा नहीं, वो हमारे कंट्रोल है ना। तो जो मशीन है, ये जो सर्वर एक्चुअल में रन कर रहा है, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं। वो तो जैसे अगेन जैसे एक घर है, आप उसमें घर में कैसे रहते हो, कहाँ सोफा लगाते हो, कहाँ किचन रखते हो, है ना, कहाँ पे आप बेड लगाओगे, कहाँ पे टेबल रखोगे, कहाँ अपना स्टडी रूम बनाओगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो जो हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर ये कोई तरीका होता मतलब कोई मतलब जैसे वो तो रूम है, हम कैसे चीज़ों को कैसे कहाँ रखना चाहते हैं ये अपने आप मैनेज हो जाता है वहाँ से सर्वर पे, या फिर यहाँ से हमने केवल डाटा मतलब हमने यहाँ से बैकएंड से केवल डाटा भेज दिया सर्वर पे, क्या वो अपने आप स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मतलब एक तरह से जैसे रूम में हम डेकोरेट करते हैं चीज़ें, या फिर वहाँ अपने आप जाके डेकोरेट हो जाएगा, या फिर मतलब अपने आप स्ट्रक्चर ले लेगा कि आपको क्या लगता है अपने आप कैसे डेकोरेट होगा? या फिर कोड होता है यहाँ से भी कि मतलब मैं उसका? वही कह रहा हूँ, तो जो हमको करना है वो हमारी, हम लोगों ने इस स्पेस को ओन किया, राइट, हमने ले लिया। इसमें जहाँ पर भी दीवार पे अगर एक कोई पिक्चर भी आपको टांगनी है, वो भी आप ही को करना है, कील भी लगानी है तो भी आप ही को करना है। कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो वो लेता है, जैसे खिड़की लगी हुई आएंगी, किचन का एक स्पेस अलग हो गया है, ड्राइंग रूम का स्पेस अलग हो गया, इतना वो कर सकते हैं। जैसे ये सर्विसेज हैं, प्लास्टिक भी एक सर्विस है, राउट 53 एक सर्विस है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं यूज कर सकते। इनका कॉम्बिनेशन करके आप कुछ लगा सकते हो, लेकिन करना आप ही को है। ओके सर। बाकी आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो वो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी आपके जो डाउट है ना, उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कम साउंड हो रही है। अब जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, एनवायरनमेंट को समझोगे ना, तब आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपको खुद ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इतना बहुत बड़ा, वो इतना वो नहीं है कि इसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये सिर्फ वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो सर वही मैं बैकएंड का नहीं समझ पा रहा था ना कि मतलब जो कोड वो भेजते API बना के जो कोड कहीं स्टोर कराते हैं तो कैसे मतलब, तो बस वही तो चीज़ थी। हम लोग वही बोल रहा हूँ कि जो डेटाबेस लेयर पे है ना, हम लोग अभी जो जिस जिस स्टोरिंग की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ हम लोग की वैल्यू पेयर की तरह बात कर रहे हैं। जैसे हमारा ये डेटाबेस है, हम लोगों ने ये डेटाबेस डिजाइन किया कि इस फील्ड में क्लाइंट आईडी आएगी, इस फील्ड में नेम टाइटल आएगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो ये हम लोगों ने डिजाइन किया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आईडी डाल दूँ, है ना, क्लाइंट आईडी डाल दूँ, लास्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम डाल दूँ, तो वो एक तरह से जो गलती है वो मेरी है।
तो इसमें जो जो भी डेटा आ रहा है वो प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही डिसाइड करता है। ये टेबल कैसा बनेगा, उसमें कितने कॉलम होंगे, किस कॉलम में क्या डेटा जाएगा, है ना? कौन से कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ़ोन। अब फ़ोन इसका नाम लिखा है, तो ऑफ कोर्स वो फ़ोन रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, ईमेल है तो ईमेल रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वो जो नेमिंग है वो हम कर रहे हैं। अगर आप इस डेटाबेस को खोल के देखोगे ना, तो ये इसकी जो फाइल होगी ना, जब आप इसको स्ट्रीम करोगे तो इसमें सिर्फ 0 और 1 होगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ये बनाया है, तो इसने इस माइस्क्ल जो सर्वर है उसने हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है कि जो आप स्टोर कर रहे हो वो आपको मिल जाए, जैसे जिस फॉर्म में आप डाल रहे हो उसी फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है सर, समझ गया। हुआ थोड़ा क्लियर? यस नहीं सर, हुआ? बिल्कुल। अरे बिल्कुल सर, वो या फॉर्म जो स्ट्रक्चर ही तो बताया आपने, मतलब और टेबल उसका। ठीक है तो वो जो टेबल है या जो प्रोग्राम जो भी हो रहा है ना, वो हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो लॉजिक लेयर है ये हम ही सब कुछ ना हम ही डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया, वहाँ स्टोर हो 0 1 फॉर्म में। राइट, जब हमको उसको मिलेगा। ठीक है, ओके। और किसी का और डाउट है इसमें? पूछ लो जल्दी, आज ही टाइम है। लोग सो रहे हैं यहाँ पे। हो रहे हैं? अच्छा, तो फिर एक काम करो, फिर चाय वाय पी के आ जाओ, फिर दोबारा हाँ? पीली क्या? अगर लेना है 10 मिनट का ब्रेक तो ले लो, फिर पोस्ट में स्टार्ट। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ सर, 10 मिनट का ब्रेक। अरे ले लो। अच्छा, आपको अरे नहीं सर, अरे खत्म मुझे करिए। मुझे नहीं लेना, मैं तो फ्री हूँ आज। ठीक है सर, कोई नहीं, कंटिन्यू करना। सब रेडी है? नहीं, कोई तो बोला था कि ले लेते हैं। हाँ सर, मैं कह रहा था 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर रिफ्रेश होता है फिर ठीक है, चलो अभी हो रहे हैं 5:35, सॉरी 5:25, 5:35 पे वापस आ जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो, पानी वानी पियो, फ्रेश हो। सर हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो। आवाज नहीं आ रही। आशुतोष नहीं। हेलो सत्यम है सर। हाँ सत्यम। सर, वो बिंग पीपल के लिए कॉल के लिए बोल रहे थे। ये सागर इनके साथ कॉल करनी थी सोशल लॉगिंग्स के लिए, और एक दो चीज़ और पूछनी। तो अभी मनीषा से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे आज कॉल रखनी है। कितने बजे रखनी है? 5:26 6 बजे रख सकते हैं, अगर ये जल्दी खत्म हो जाए या फिर अपने तो। कल भी रख सकते हैं। कल अगर वो है तो कल कर लेंगे, आधा पौन घंटा में, फिर रिलैक्स होकर आराम से कर लेंगे। ठीक है सर, तो मैं एक बार इनको मैसेज कर देता हूँ कल, या फिर अगर कल ये अवेलेबल नहीं होते तो मंडे कर देता हूँ। हाँ, मंडे को। ठीक है सर। ओके। सर गए हैं।